बाद के लिए पेंडिंग मत रखा करो, थ्योरी में एटलीस्ट। थ्योरी में पेंडिंग बिल्कुल मत रखा करो। क्वेश्चंस बनाओगे डॉट होगा, अगर 50% क्वेश्चन बन जा रहा है तो बहुत अच्छा बात है ना, पहला बार बना रहे हो। 50% क्वेश्चन बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 70-80% तो हम लोग से बनता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन पहले से बना रखे उसमें आसानी लगता है, नया क्वेश्चन आता तो हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते। अरे हाँ, वो जो क्वेश्चंस था जिसमें मास वाला था, नहीं बनता, उससे याद आया। कैसा था क्वेश्चन, याद नहीं है यस सर। देखिए। उसमें क्या करना कि थ्रू आउट द मास, कुछ ऐसा ही था ना, पता नहीं, याद नहीं मेरे को। यस जैसा था उसमें, यस। वो बन गया क्या, थ्रू आउट द टेंशन क्या रखना, सब में सेम रखना, आराम से बन जाएगा, क्वेश्चन इक्वेशन हाँ लगाना, एक्सेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन क्या रहेगा, सब जगह सेम ही रहेगा। मैं स्टार्टिंग में सही कर रहा था, टेंशन सेम ही ले रहा था, तुम टोक दिए बीच में, उससे टेंशन अलग होगा क्या। तो फिर सर मेरे को लगा कॉन्सेप्ट पता समझ नहीं। नहीं आया सर, कब टेंशन सेम लेना कब नहीं लेना। अगर ऐसे सिंगल स्ट्रिंग रहेगा तो, जैसे उसमें जो हो रहा था, 1 मिनट फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि आप यहाँ पे मास लटके हुए हो, ठीक है। आप इस तरह से जब स्ट्रिंग को पढ़ के लटके हुए हो, मान लो सिंपल एक ही ऐसे स्ट्रिंग रहता, आप यहाँ पे लटके रहते, ठीक है। तो नीचे वाला स्ट्रिंग में कोई टेंशन होगा क्या, नीचे वाला स्ट्रिंग में कोई टेंशन होगा क्या। यहाँ पे टेंशन तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये तो बेसिकली ऐसा वाला कंडीशन हो गया ना, एक मास यहाँ पे लटका हुआ और इसके नीचे एक स्ट्रिंग इस तरह से लटका हुआ फ्री, ऐसा वाला कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा अलग अलग होगा, यहाँ पे जो टेंशन हो क्या होगा, अलग अलग। ये तो देख के पता चल जाता है टेंशन अलग होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस है कि इसके ऊपर अगर मास लटका हुआ है, टेंशन क्या होगा, अलग होगा। भले स्ट्रिंग एक ही है, लेकिन आप क्या करोगे, इस स्ट्रिंग को पकड़ के खड़ा होगा ना, नीचे वाला स्ट्रिंग क्या होगा, लूज होगा। तो इसके लिए दो तरह के स्ट्रिंग हो गए, एक ऊपर स्ट्रिंग हो गया, एक नीचे स्ट्रिंग हो गया। इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन वो क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इस तरह से लगा हुआ है। इस केस में क्या होगा, टेंशन क्या होगा, सेम होगा, मासलेस हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसी चीज का फिक्स कॉन्सेप्ट थोड़ा ना होता है, आपको उसमें देख के समझना पड़ेगा, टेंशन होगा कि नहीं होगा हर जगह पे सेम। कुछ नया प्रॉब्लम आएगा तो फिर देखेंगे क्या दिक्कत है। उस केस में क्या होगा, टेंशन हर जगह पे सेम होगा। अगर टेंशन सेम मान के चलोगे फिर तो आराम से हो जाएगा, कंस्टेंट इक्वेशन यस सर हो लगाओगे, गया था। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। सब सब ट्राई करना उस क्वेश्चन को, नहीं होगा तो भेज देंगे क्वेश्चन, पोस्ट कर देंगे, तुम भी कर देना ग्रुप पे पोस्ट, डॉट वाले पे। ट्राई करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर आ गया था आंसर। आ गया था ना, कौन था, एबीसी था, क्या था। सर मल्टीपल था, ए बी और डी था। एबीडी था, ठीक है। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं। एक ब्लॉक ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, 2 kg का, आराम से पढ़ेंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक अप्लाइड फोर्स हम ले रहे हैं, एफ फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स एफ। इसके बाद भी क्लास है तुम लोग का, नो सर। सुदर्शन, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, 3 कॉलम बना रहे हैं हम, ठीक है। अब पहले क्या करें, जो फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट आया भी है वो कहाँ से आया है, एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक है। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। सपोज दैट कि अभी हमने अप्लाइड फोर्स को जीरो रखा है, अप्लाइड फोर्स को जीरो रखा है, ये हमारा फ्रिक्शन सरफेस है। तो जो एक्सेलरेशन इसमें होगा कितना होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। सपोज दैट आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स को बढ़ा के 5 न्यूटन कर दिया, अप्लाइड फोर्स को बढ़ा के आपने 5 न्यूटन का फोर्स आपने कर दिया। अब देख रहे हैं कि जब 5 न्यूटन का फोर्स किया तब भी ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, जीरो होगा। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर हो जाएगा, 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन लग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा, 5 न्यूटन के बराबर। आपने क्या किया, सपोज दैट और फोर्स को इंक्रीज किया, 10 न्यूटन कर दिया। अगेन क्या कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, हम रफ डाटा ले रहे हैं अपने मन से। सपोज दैट कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी भी ब्लॉक क्या कर रहा है, हमारा मूव नहीं कर रहा, एक्शन क्या है, जीरो है। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा अगेन क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब आपने क्या किया, सपोज दैट 20 न्यूटन फोर्स लगाया, अगेन यहाँ पे जो ब्लॉक है मूव नहीं कर रहा है, अगेन आप ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी अगेन क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। सपोज आपने क्या किया, 24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। 24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते ही सपोज दैट इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हुआ, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, अब इस पर एफबीडी बनाओगे तो फॉरवर्ड फोर्स कितना है आपका 24 न्यूटन, पीछे लग रहा हो कोई फ्रिक्शन फोर्स एफएस, और इसमें जो एक्सेशन आया कितना आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 18 सर। एफ एस इक्वल टू मास, इसका मास दे रखा 2 kg, इस कितना हो जाएगा मास इंटू से कितना हो जाएगा 6। यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा कितना आ जाएगा 80 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया 24 न्यूटन लगाने पे। उससे से हमने क्या किया, सपोज दैट कि 28 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। जब 28 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो इसमें एक्सेशन प्रोड्यूस हुआ कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हुआ। यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे, यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा कितना आ जाएगा 28 माइनस एफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आया तो 5 दूनी 10, यहाँ से जो एफ एस आ जाएगा अगेन कितना आ जाएगा 80 न्यूटन आ जाएगा। आप फोर्स बढ़ाते जाओ, मान लो कि 40 न्यूटन कर दिए, तब भी क्या रहेगा फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा 80 नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से, क्या एनालिसिस हुआ, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स साथ साथ क्या होते जा रहा है इंक्रीज करते जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक क्या कर रहा था, मूव हमारा नहीं कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक लेके जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो ब्लॉक क्या कर रहा है हमारा, एक्सेलरेट कर रहा है या फिर मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वाला इरेज कर दे, तो मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में हम लोग बात भी किए थे कि जब हमारा सरफेस रिलेटिवली क्या है, अगर रेस्ट में है तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हमारा रिलेटिव सरफेस क्या कर रहा है, एक दूसरे पे मूव कर रहा है या फिर स्लाइड कर रहा है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज दैट ये जो 20 न्यूटन का फोर्स था, जैसे आपने मान लो कि 20.00001 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, जस्ट 20 से ज्यादा अप्लाई किया, ये क्या किया, जस्ट स्लिप करना स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, स्टार्ट टू स्लिप, जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, पढ़ लेना। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा 20 न्यूटन का एक फोर्स होगा, 20 न्यूटन। जैसे इससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ब्लॉक क्या किया, एक्सेलरेट करना शुरू किया। इस कंडीशन में क्या हुआ था 20 से आप जैसे थोड़ा सा फोर्स बढ़ाए, जस्ट थोड़ा सा फोर्स बढ़ाए, ब्लॉक क्या किया, मूव करना शुरू किया, ब्लॉक क्या किया, जस्ट मूव करना शुरू किया, जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। ये क्या होता है, तो आप पूरे मोशन में देखोगे ये जो क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि जैसे ही स्टार्ट हो गया फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। पहले क्या कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करते जा रहा था, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जा रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स साथ साथ क्या करते जा रहा था, इंक्रीज करते जा रहा था। एक कंडीशन आया, एक टाइम आया, जस्ट ब्लॉक क्या किया, स्लाइड करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया। उस केस पे उस केस पे जो फ्रिक्शन फोर्स आया वो क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। उस केस पे जो फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। उसके बाद ब्लॉक क्या करना किया, मूव करना शुरू किया। जैसे ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। वो डिपेंड करेगा कैसा सरफेस है, तो जरूरी नहीं कि इतना डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करेगा, हम आगे देखेंगे। वो डिपेंड करता है सरफेस टू सरफेस कितना डिक्रीज करेगा। तो क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करते करते कहां पहुंच गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। उसके बाद क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जो फ्रिक्शन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप यहां से देखोगे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक वेरी किया,
तो 0 से लेके लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल के बराबर। और यहां से एक और कंक्लूजन क्या हुआ है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्मॉल से हम फ्रिक्शन दिखा रहे हैं, एल मतलब लिमिटिंग, के मतलब काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जबकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कहां से कहां तक वेरी करती है, जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वैल्यू करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे बाद में, बस अभी कंसेप्ट क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या करता है, वेरी करता है। आपको पहले ही बताया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। इसका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। आप बढ़ाते जाओ, फोर्स बढ़ाते जाओ, एक टाइम आएगा जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। उस केस के बाद फ्रिक्शन बढ़ना बंद कर देगा। अगर उससे ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई करते हो तो ब्लॉक क्या करेगा, हमारा मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही ब्लॉक स्टार्ट करेगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का देखोगे तो वैल्यू क्या है, हमारा फिक्स आता है। यूनिक वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। जिसका वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगर इसको हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ के थ्रू इसको अगर समझना चाहें हम लोग, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को लोग क्या बोले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर इसका हम लोग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा ग्राफ आएगा, ग्राफ में सोचते हैं। सपोज दैट इधर आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स है, इस डायरेक्शन में आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स, और इधर है आपका फ्रिक्शन फोर्स। इधर आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। जब अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन था तो फ्रिक्शन फोर्स में कितना था, 0 था। जब अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन आया तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या आया, 5 न्यूटन के बराबर आया। जब अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन था तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आया था, 10 न्यूटन के बराबर आया था। जब अप्लाइड फोर्स 20 हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 20 हो गया। यानी यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, कैसा ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। क्यों आएगा, कि जो अप्लाइड फोर्स है किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, ठीक है। जो एफ एस है क्या है, एफ एफ अप्लाइड के बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ठीक है। अब जैसे आप 20 न्यूटन से बड़ा फोर्स को बढ़ाया, क्या हो गया, थोड़ा सा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, और किसके बराबर आ गया, 80 न्यूटन के बराबर। फिर क्या आया, कांस्टेंट आया। ये वाला वैल्यू कितना था हमारा, 20, और ये वैल्यू कितना था हमारा, ऊपर वाला का ग्राफ को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ये हमारा क्या था, 18 था। जैसे आप 20 न्यूटन से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे एक्स्ट्रा, वो क्या आ जाएगा, ब्लॉक क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स स्लाइटली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस एरिया में जो हुआ उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहां से यहां तक तो था क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा आया ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारा आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई यहां तक दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, नो बोल दिया करो, हाँ सर, नो सर, कुछ तो बोल दिया करो, ठीक है। कुछ तो बोल दिया करो उसका तो अच्छा रीजन लगेगा। क्या है किसका, हाँ रीजन सर, आपको वो ऐसे, एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन? ठीक है, रीजन भी जानना है इसको। इससे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, साइड में पढ़ा रहे हैं, इसे फ्रिक्शन जो जनरेट क्यों होता है, दो सरफेस के बीच में ऐसा क्या होता है जो फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, तो हम बोलते हैं रफ सरफेस। रफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है और स्मूथ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस होगा तो। रफ सरफेस कहने का मतलब क्या होता है, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखोगे तो रफ सरफेस मतलब कुछ ऐसा सरफेस होगा, उबड़ खाबड़ सरफेस होगा कि नहीं होगा। अगर आप बहुत उसको ध्यान से माइक्रोस्कोप से देखोगे यस सर। तो जो सरफेस दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा,
इसके ऊपर मान लो कि इस तरह से रफ सरफेस ले आते हो, हम बहुत आइडियल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह से दो सरफेस था आपके पास, ठीक है। रफ सरफेस करने का मतलब क्या होता है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सरफेस रहेगा तो क्या होगा, अगर इस पर रखोगे, इस पे क्या होगा, इस दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाता है। जो सरफेस है इनके बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है। अगर इस सरफेस को आगे की ओर पुश करना चाहोगे तो क्या करेगा, ये जो सरफेस है इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा इसके मूवमेंट को। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, यहीं से जनरेट होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, यहीं से जनरेट होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस के बीच में आता है, सरफेसेस क्या करते हैं एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं। अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, तो क्या इंटरलॉकिंग इतना बेटर होगा क्या। अगर इस सरफेस पे आप अगर इस सरफेस क्या करना, स्लाइड करना शुरू कर दिया, जब स्टैटिक था तो इंटरलॉकिंग क्या होगा, ज्यादा अच्छे से हुआ होगा। इंटरलॉकिंग क्या होगा, ज्यादा अच्छे से हुआ होगा। जैसे ही मूव करना शुरू करेगा, जब मूव कर रहा होगा सरफेस, उतना बेटर इंटरलॉकिंग नहीं होगा। ये बात समझ में आती है, ये बात फील आती है कि उतना बढ़िया इंटरलॉकिंग नहीं होगा। तो थोड़ा सा कम इंटरलॉकिंग होगा तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। 20 न्यूटन सीधे 10 न्यूटन पे आ गया, थोड़ा सा एक आध न्यूटन 20 से 19 पे आ जाएगा, 19.5 पे आ जाएगा। थोड़ा सा इंटरलॉकिंग क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ये बात समझ में आती है कि थोड़ा सा इंटरलॉकिंग कम होगा। Yes, sir. ये जो इंटरलॉकिंग कम होने के कारण, ऐसे भी आप अगर देखोगे, मान लो कि सिंपल ऐसे बताता हूँ, मान लो कि आप बाइक चला रहे हो, अरे मान लो कि गड्ढा है, मान लो कि गड्ढा है, ठीक है। आप तो बाइक का टायर अगर तुम धीरे धीरे जाओगे तो बाइक का टायर कैसे आएगा, ऐसे ऐसे पूरा गड्ढे में जाएगा और फिर क्या करेगा, बाहर की ओर निकलेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि तेजी से जा रहे हो, ठीक है, क्या करेगा, ये सीधे कहीं इधर आएगा, फिर इधर करके निकल जाएगा, हो सकता है इधर भी निकल जाए। ये बात फील करते हो। Yes, sir. अगर गड्ढे के ऊपर से आप तेजी से बाइक पार कर दो तो क्या कर सकते हो सकता है गड्ढे में ना जाए, सीधे इसके जंप कर जाए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, बेसिकली इसको ऐसा समझो ना, इंटरलॉकिंग की तरह। मान लो कि सरफेस रफ था, ये गड्ढा मतलब क्या, सरफेस रफ है। अगर कोई इधर से मूव कर रहा होगा तो हो सकता है कि इसमें इंटरलॉकिंग ना हो। थोड़ा सा क्या होगा, इंटरलॉकिंग होने के चांसेस क्या है, कम है। हो सकता है कि बाइक गड्ढे में आए भी, हो सकता है इंटरलॉकिंग ना भी हो, ठीक है। थोड़ा सा चांसेस क्या होता है, इंटरलॉकिंग कम हो। इस केस में जो फ्रिक्शन होगा क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही। तो इसलिए Yes, थोड़ा sir. सा आगे. काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। आगे दिखाएंगे भी, कई सरफेस पे अगर आपको नहीं दिया हुआ, कुछ बोला हुआ नहीं हो, मतलब स्पेसिफिक नहीं किया हुआ हो, ये काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए सरफेस, आप दोनों फ्रिक्शन क्या करोगे, इक्वल मान के चलो। अगर मेंशन किया हुआ हो स्पेसिफिक, तभी आप क्या सोचोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा सा कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। क्या बताना चाह रहे थे, सपोज दैट एक ब्लॉक है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो एफ, इस पे फोर्स लगा रहे हो एफ, तो क्या होगा, मान लो कि रफ सरफेस है, तो इधर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। इधर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लगेगा, तो mg लगेगा। सपोज इसका ब्लॉक का क्या है, एफएस और नॉर्मल दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। दोनों फोर्स क्यों जनरेट हो रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण ही, कॉन्टैक्ट सरफेस से उसके कारण ही दोनों फोर्स जनरेट हो। अगर नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उससे अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों किस तरह के फोर्सेज हैं, दोनों एक तरह से कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। इस दोनों को जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट रिजल्टेंट या फिर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको हम लोग एफसी से दिखाते हैं, ये क्या हमारा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, एफसी क्या हमारा, एफसी अगर कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। एफसी क्या होगा हमारा, अगर आपसे पूछे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तो ना आप नॉर्मल लिखोगे ना आप फ्रिक्शन लिखोगे, दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे। एफसी क्या होगा हमारा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स। एफसी क्या होगा हमारा, एफसी हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या है, फ्रिक्शन क्या है, एक कंपोनेंट है। अगर आपको एफसी लिखना होगा, एफसी लिखोगे कैसे, आप इसको लिखोगे एफ एस आई कैप, ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ एस आई कैप। अगर निगेटिव में है तो
इसको नेगेटिव में दिखाएंगे, इधर x मान लेते हैं, कुछ नहीं, कुछ नया चीज नहीं लिख रहे हैं, प्लस n इंटू जे कैप, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। इस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स को लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे कि कितना हो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, बताओ जी कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट एफ एफ एस एस स्क्वायर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कुछ नया चीज नहीं है, कई बार क्वेश्चन में कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ लेता है, पता तो होना चाहिए ना कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। नॉर्मल फोर्स को लिखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स को लिखेंगे, तो सिंपल है कॉन्टैक्ट फोर्स लिख दो, सारा क्वेश्चन आपको आता है, आप पता ही नहीं है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो आंसर गलत कर दोगे। इसलिए बताना जरूरी है कि कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का रिजल्टेंट फोर्स है। उसको उल्टा तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या है, कंपोनेंट ऑफ, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। सच नॉर्मल फोर्स भी क्या हो जाएगा, वन ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कंपोनेंट को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल निकालना हो थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू बताओ तो tan इनवर्स एफ एस बाई एम। अगर आपसे एंगल पूछे तो एंगल भी बता सकते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछे तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी बता सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ फ्रिक्शन के बारे में मोटा मोटी जानकारी कैसा कैसा होता है। अब फ्रिक्शन के बारे में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, पहला तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्शन का डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। डायरेक्शन देखने में ही बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फिर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कितना होगा। सबसे पहले डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कैसे कैसे हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगता है, एक ही कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज या फिर ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। यानी मान लो कि एक सरफेस इधर है, सरफेस वन इधर है, सर बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, सरफेस टू इधर है। अगर सरफेस वन टू के रिस्पेक्ट में आगे मूव करना चाहता है, सरफेस वन टू के रिस्पेक्ट में आगे की ओर मूव करना चाहता है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या लगेगा, सरफेस वन पे पीछे की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, सरफेस वन पे पीछे की ओर लगेगा। और अगर सरफेस वन आगे की ओर जाना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली जो सरफेस टू होगा किधर जाना चाह रहा होगा, पीछे की ओर। रिलेटिव टू टू देखेंगे, रिलेटिव टू वन तो सरफेस टू होगा, पीछे की ओर जाना चाह रहा होगा। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑन सरफेस टू क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, ऑब्वियस एक आगे लगेगा तो एक पीछे लगेगा, लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरा सरफेस किधर जा रहा है, ये चीज पकड़ लिए तो फ्रिक्शन फोर्स पकड़ लिए किधर लगेगा, डायरेक्शन एटलीस्ट। तो अगर सपोज दैट आपने क्या किया, इस इधर से फोर्स लगा, इसको पुल करने की कोशिश किया, जब पुल करोगे तो इस सरफेस क्या कर रहा है, आगे की ओर जाना चाहेगा। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इसके पीछे की ओर लगेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ब्लॉक, इसको ये क्या कर रहा होगा, पीछे की ओर जाना चाह रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। तो हमेशा जब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है कैसा होता है, तो ये रिलेटिव मोशन को या तो अपोज करता है या फिर ट्राइज टू अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम लोग, एक ही लाइन है इसमें, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज, या फिर बोल सकते हैं और ट्राई टू अपोज, ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन, द रिलेटिव मोशन। सर थोड़ा बड़ा लिखिएगा ना। ओके, ऐसे कराओगे, जूम तो कर सकते हो ना तुम लोग। सबको दिक्कत होता है क्या, इतना ठीक है। यस सर। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज और, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं बचता यार, ट्राई टू अपोज, ट्राई टू अपोज
द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कैसे लगेगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस का जो रिलेटिव मोशन है उसके क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और हमेशा जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, टेंजेंशियली होगा, पैरेलल टू द सरफेस होगा। एग्जांपल में देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें देखेंगे कैसे कैसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सबसे सिंपल वाला एग्जांपल जो हम लोग करते आ रहे हैं, पहला एग्जांपल, अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, फोर्स क्या किया, इस डायरेक्शन में लगा दिया, यहाँ पे जितने भी सरफेस रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे, रफ लेंगे। हर बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख देता हूँ। ये सरफेस क्या लेंगे हम लोग, रफ लेंगे। अगर आप फोर्स इस पे इधर की ओर लगाए हो, इस पे अगर फोर्स इधर की ओर लगाए हो, ये जो ब्लॉक है इधर मूव करना चाहेगा, आगे की ओर मूव करना चाहेगा। इसके रिस्पेक्ट में मान लो कि टेबल पर रखा है, तो ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर मूव करना चाहेगा। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। उसी तरह से मान लेते हैं एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक मान लेते हैं हमारा ए है, ये ब्लॉक मान लेते हैं कि बी है। आप ब्लॉक ए पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो एफ। ब्लॉक ए पे क्या लगा रहे हो, सारे सरफेस क्या है यहाँ पे, रफ सरफेस है। कैसे कैसे सरफेस पे फिक्स फोर्स लगेगा, ब्लू कलर ले लेता हूँ। आप इस सरफेस पे, सॉरी सरफेस लगा रहा हूँ, इस ब्लॉक पे अगर आगे की ओर फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे देखते सबसे पहले, यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है, ध्यान से देखना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्शन गलत लगा दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट हो, क्लियर हो, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट लगा दोगे तो एकदम गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन देखना। डायरेक्शन देख ले तो फ्रिक्शन फोर्स में कुछ है ही नहीं। लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन एक क्या है, फोर्स है। अगर आपको डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड तो पता ही होता है, आगे देखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार डायरेक्शन लोग उल्टा लगाते हैं। आपको देखना है ऐसे कि इस कॉन्टेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये जो ब्लॉक है क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव करना है। ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव करना चाहे। तो जो ब्लॉक ए पे देखोगे, हम अलग से बनाते हैं, जो ब्लॉक ए पे देखोगे तो इस सरफेस पे, इस सरफेस पे ब्लॉक ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखोगे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव करना चाह रहा है। ये ब्लॉक क्या करना है, आगे की ओर मूव करना चाहता है। तो बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगेन क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस सरफेस में क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ये जो सरफेस था क्या करना चाह रहा था, आगे जाना चाह रहा था। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, अपोज द रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन है बी के रिस्पेक्ट में आगे जाने का था, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। उसी तरह से ब्लॉक बी पे देखेंगे हम लोग, ब्लॉक बी पे यहीं पे बनाते हो। अगर ब्लॉक बी पे देखोगे, ए के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी किधर रहना चाहेगा, पीछे क्यों रहना चाहेगा। अगर यहाँ पे देखोगे खड़ा होके, अगर ये फोर्स आगे बढ़ रहा है, मान लो स्मूथ होता है, तो स्मूथ होता, तो ब्लॉक बी क्या रहता, पीछे को जाता ना, ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे तो रफ है, तो रफ में जो ब्लॉक बी है पीछे को जाना चाह रहा है, रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है इसका, पीछे की ओर हो रहा है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ब्लॉक बी पे, वो क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। ठीक है, उसी तरह से इस सरफेस पे देखोगे, ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस नीचे वाला है, ये जो टेबल है या जिस पे भी रखा होगा, इस सरफेस पे देखोगे, अगर ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए आगे की ओर जाना चाहेगा, तो ब्लॉक ए पे तो पीछे की ओर लग रहा है, लेकिन सरफेस पे क्या लगेगा, इस सरफेस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। इस सरफेस पे नीचे वाले, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये जो सरफेस था वो क्या रहा था, पीछे जा रहा चाह रहा था। रिलेटिव मोशन का इंटेंशन क्या था इसका, पीछे की ओर था। तो जब पीछे की ओर था, बोला कि यार पीछे कहाँ जाओगे, साथ साथ चलो। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन पीछे जा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स बोला चलो आगे चलो। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, आगे की ओर लगेगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से रखा हुआ, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज एंगल कितना है, थीटा है। इसका मास मान लेते हैं कि एम है।
ठीक है, अब इधर से हम क्या कर रहे हैं, इधर से हम एक फोर्स एफ से पुश कर रहे हैं। फर्स्ट केस में सपोज दैट हमने जो अप्लाइड फोर्स है जीरो अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स क्या किया हमने, जीरो अप्लाई किया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा किधर होगा बताओ तो जरा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, सो अपवर्ड होगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आगे वो जा रहा है नहीं सबको, बताते रहना। यस सर। वेरी गुड। अभी क्या कर रहा है, आप कोई भी फोर्स अप्लाई इस पे नहीं कर रहा, तो रिलेटिव मोशन कैसे पता चलेगा, कैसे हो रहा है रिलेटिव मोशन। अरे तो आपने तो इंक्लाइन प्लेन पे रखे हो ना, इंक्लाइन प्लेन पे रखे हो तो इधर क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा एमजी, अब तो आंख बंद कर ले देंगे, एमजी कॉस थीटा, इधर क्या लग रहा होगा एमजी साइन थीटा, एमजी साइन थीटा। एमजी साइन थीटा से तो क्या करेगा, ब्लॉक को नीचे की ओर मूव कराना चाहेगा, जब नीचे की ओर मूव कराना चाहेगा तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में देखोगे, इस सरफेस क्या हो रहा है, नीचे की ओर जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे फिक्सन फोर्स बोलेगा अरे अरे फिक्सन फोर्स हम लगेंगे ऊपर की ओर, क्योंकि इसको मोशन को क्या करना था, अपोज करना था, फिक्सन क्या करना था, मोशन को अपोज करना था, तो फिक्सन फोर्स क्या होगा, एफ एस इधर की ओर लगेगा। ठीक है, सेकंड केस एग्जांपल है, सपोज दैट जो फिक्सन फोर्स है वो क्या है, लेस देन mg sin थीटा है, लेस देन mg sin थीटा है। अगर आप जो फोर्स अप्लाई किए हो वो क्या है, mg sin थीटा से कम है, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फिर डाउनवर्ड। मारेंगे बहुत, दो ही ऑप्शन है। इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा था, इधर क्या लग रहा था, mg sin थीटा। आपने जो फोर्स अप्लाइड किया है इस डायरेक्शन में ना, ये क्या है, ये जो फोर्स है लेस देन क्या है, mg sin थीटा। तो जो नेट फोर्स इस पर लगेगा किधर लगेगा, नेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, एफ नेट कितना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या है, मान अभी क्या आपको फ्रिक्शन हटा देना है, फ्रिक्शन सोचना नहीं है, जब डायरेक्शन देख रहे हैं तो पहले फ्रिक्शन हटा दो। ठीक है, अब फिर देखो कि रिलेटिव मोशन हो किधर रहा है, रिलेटिव मोशन हो किधर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे आप, फ्रिक्शन डाल दोगे। मान लो कि फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो ब्लॉक किधर मूव करना चाहता, ऊपर कि नीचे, ब्लॉक किधर होता, नीचे मूव करना चाह रहा होता। अगर अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा से क्या है, कम है, जो ऊपर के फोर्स अप्लाई किया हो क्या है, नीचे वाला फोर्स से कम है, तो नेट जो फोर्स होगा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या होगा, ब्लॉक किधर मूव करना चाह रहा था, पीछे डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा था, तो ब्लॉक जब पीछे डायरेक्शन मूव करना चाह रहा था, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी क्या लगेगा, ऊपर की ओर ही लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ऊपर की ओर लगेगा। सपोज दैट कि जो अप्लाइड फोर्स है, तो सिंपल है, अप्लाइड फोर्स क्या है, ग्रेटर देन mg sin थीटा है, mg sin थीटा से क्या किया आपने, हेलो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, यस साहब ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया था ना, आई थिंक यस सर। मैं हूं ना, सर अभी भी आपका आवाज धीमा आ रहा है।
अभी हम धीमे बोल ही रहे हैं इसलिए धीमा आ रहा है। अब ठीक आया था। हाँ तो कस के बोले थे ना, कुछ कनेक्शन में दिक्कत हो गया था। अभी ठीक है क्या? आवाज आ रहा है ना तुमको? स्क्रीन दिख रहा है? यस। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया था कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा अब किधर होगा? नीचे की ओर होगा। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स है क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। जो नेट फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो नेट फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? यस। Yes. सपोज दैट इस तरह से 3 ब्लॉक रखा हुआ है, 3 वर्टिकली ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है। सपोज दैट आप एक इधर फोर्स एफ से इसको पुश कर रहे हो और सेम फोर्स से एफ से आप इसको भी पुश कर रहे हो। हर जगह पर बताओ तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? किधर किधर होगा? इस दोनों सरफेस के बीच में मान के चलो, 1 और 2 के बीच में, और इसको मान लेते हैं हम लोग 3 एंड 4 के बीच में। 1 और 2 के बीच में कैसा होगा फ्रिक्शन फोर्स? इसको हम ब्लॉक ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ब्लॉक ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किस डायरेक्शन में होगा? ब्लॉक सर ए दोनों पे तरफ फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल लग रहा है। क्या है? सर दोनों तरफ फोर्स इक्वल लग रहा है। हाँ एक दिखा नहीं रखे, एफ एफ दोनों इक्वल है। सर नहीं होगा ना। डायरेक्शन बताना क्या नहीं होगा फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं रहेगा तो ब्लॉक बी नीचे की ओर मूव नहीं कर जाएगा। मान लो कि ये दोनों सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो स्पेस में है ब्लॉक सर। बी स्पेस में नहीं है भाई, अपने धरती पे है। सर वही ओपन स्पेस पे ना। हाँ हाँ ओपन स्पेस में। अगर आप अलग अलग देखोगे, ठीक है, अलग अलग देखोगे, ये ब्लॉक बी जो है, अगर मान लो कि यहाँ सरफेस स्मूथ हो तो क्या लगेगा इस पर? नीचे तो एफजी तो लग ही रहा होगा ना, यस एमजी तो सर। लग ही रहा होगा, सब पे एमजी तो लग ही रहा होगा नीचे। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो क्या करेगा ये? नीचे की ओर ब्लॉक बी क्या करेगा? स्लाइड कर जाएगा। ठीक है। सब मान लो कि इधर भी फ्रिक्शन नहीं है तो क्या करेगा? सब नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन को बैलेंस कर रहा है कि एमजी को? नहीं कर रहा ना। एमजी को बैलेंस करने के लिए सरफेसेस क्या है? फ्रिक्शन वाला सरफेस है। रफ। अरे सिंपल किताब लो ना, 3 किताब लो, इस पे कस के दबा दो। ठीक है। तब 3 किताब मान लो कि 3 बुक इस तरह से लेते हो, एक करके बुक लेते हो या कुछ भी 3, अगर देखो मान लो कि आप उसको धीरे से दबाओगे ना तो बीच वाला बुक निकल जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बीच वाला बुक क्या करता है? नीचे गिर जाता है। नीचे वाला बुक क्या करेगा? गिर जाएगा। आप अगर कस के दबाओगे तो क्या रहेगा? चिपका हुआ रहेगा। वो देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड में, देखेंगे वो चीज क्यों होता है ऐसा। अभी बस डायरेक्शन बताओ। ये मान लो कि इक्विलिब्रियम है इस तरह से, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड सर। फ्रिक्शन फोर्स का? तो 1 और ब्लॉक 4 में ए ऊपर की तरफ। अपवर्ड। 1 और 2 है, 0 3 4, 1 और 2 में देखोगे तो जो ब्लॉक बी है वो किधर आएगा? इस पे एमजी लग रहा है तो नीचे मूव करना चाहेगा। ब्लॉक बी क्या करेगा? नीचे मूव करना चाहेगा। इसके बगल में जो ब्लॉक रखा होगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में अगर बी नीचे की ओर जाना चाह रहा होगा तो जो ब्लॉक ए होगा या बुक ए होगा वो क्या दिखेगा इसको ऊपर जाते हुए? इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक यस किधर सर। आना चाह रहा होगा? नीचे नीचे आना चाह रहा होगा। ठीक है। ब्लॉक बी क्या रहा होगा? नीचे आना चाह रहा होगा। जो ए है ऊपर जाना चाह रहा होगा। तो बी इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा? नीचे की। और डी पे जो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स वो किधर लगेगा? तो डायरेक्शन में लगेगा। बी पे अपर डायरेक्शन में लगेगा, ए पे क्या लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में अगर बी देखोगे, एमजी के कारण क्या आना चाह रहा होगा? नीचे आना चाह रहा होगा। एमजी के कारण क्या आना चाह रहा होगा? नीचे आना चाह रहा होगा। ठीक है। एमजी के कारण क्या आना चाह रहा होगा? नीचे आना चाह रहा होगा। इसमें जो फोर्स लगेगा क्या करेगा? ऊपर की ओर लगेगा। इधर हम लोग हाथ से पकड़ के फिक्स कर रखे इस तरह से, ये मत सोचना कि सर ये भी तो नीचे जा सकता था। हम लोग इधर से हाथ से इसको फिक्स कर रखे, इधर सफिशिएंट फ्रिक्शन है साइड में, इसको हाथ से इसे फोल्ड करके रख रखे हैं। ठीक है। इस केस में क्या होगा? ये ब्लॉक क्या आना चाहेगा? नीचे आना चाहेगा। इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या लगेगा? अपर डायरेक्शन में लगेगा। सेम अगर ब्लॉक इधर देखते हैं, सी पे देखते हैं,
सेम चीज होगा सी पे भी। इसके रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक बी है ये क्या आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा। इसमें जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। इसमें क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो ब्लॉक बी क्या हो जाएगा, तो देखेंगे इसमें अलग अलग फ्रिक्शन लगेगा। Fs1 Fs2 मान लेते हैं। Fs1 प्लस Fs2 किसके बराबर हो जाएगा, Mb G के बराबर होगा। तभी ब्लॉक बी क्या रहेगा, और स्टेशनरी रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। नहीं तो ब्लॉक बी क्या करेगा, नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, ये सब तो हुआ डायरेक्शन देखने के लिए। डायरेक्शन देखने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, डायरेक्शन देख लोगे ना। हमेशा आपको पहले मान के चलना क्या है, कोई सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। फिर देखना कि सरफेस किधर मूव करना चाह रहा है। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में सरफेस मूव करना चाह रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे आप, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, डायरेक्शन देखने में आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन लगाना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। उल्टा लगा लोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो, आपने अप्लाई किया हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन गलत ले लेते हो तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। किसी को पता है कि क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पता है क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स का, कोई नहीं जानता। म्यू एन। किसी को पढ़ा, म्यू इंटू एन के बराबर होता है। यही पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स, इतना देर से पढ़ा रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होता है। जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतने के बराबर हो जाएगा। 0 था तो 0 के बराबर हो जा रहा था, 10 था तो 10 के बराबर हो जाएगा। कहाँ म्यू एन के बराबर हो रहा था, सर मैग्नीट्यूड है? बोलना। हाँ तो मैग्नीट्यूड ही बोल रहे हैं। जैसे कि एक ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक मान लेते, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। सर तो एडजस्टेबल है ना। हाँ तो पूछेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, म्यू एन बोल दोगे, इतनी गलत बात है। कभी नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड म्यू एन के बराबर होता है। देखेंगे अलग अलग केस में। पहला केस मान के चलते हैं, जब कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा हो, दोनों बॉडी के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला केस ले चलते हैं, इफ नो स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेस। ठीक है, दोनों सरफेसेस के बीच में कोई भी स्लिपिंग ना हो रहा हो। इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, पहला बात तो जो स्लिपिंग नहीं हो रहा है, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो कि क्या होता है, जो होता है माइनस ऑफ अप्लाइड फोर्स। माइनस क्यों लिख रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, माइनस ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड के हम लोग लिख सकते हैं, इसको बगल में लिखते हैं अलोंग टेंजेंस। बताते हैं क्या है अलोंग टेंजेंशियल। जैसे कि बोले कि सपोज दैट ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है कोई ऐसे रखा हुआ है और नो स्लिपिंग का केस है, स्लिप इसमें नहीं हो रहा है। आपने क्या किया, फोर्स इससे अप्लाई किया एफ। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी क्या होगी, तो नेगेटिव ऑफ द अप्लाइड फोर्स। लेकिन अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए, अलोंग द टेंजेंशियल, या फिर इसको बोल सकते हैं, या फिर पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब इस अप्लाइड फोर्स का एक हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। सपोज दैट एंगल थीटा है, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, और एक क्या हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो जो अप्लाइड फोर्स है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस कितना है, एफ कॉस थीटा। यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, स्टैटिक इन नेचर होगा, और क्या होगा, माइनस ऑफ एफ कॉस थीटा। जहाँ पे जो माइनस है बस क्या दिखा रहा है हमको, डायरेक्शन दिखा रहा है। जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स,
अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो पहला केस, जब कोई भी सरफेस के बीच में अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। लेकिन अप्लाइड फोर्स मतलब ए नहीं, अप्लाइड फोर्स ए है लेकिन ए नहीं। सपोज देखिए 50 न्यूटन है तो 50 न्यूटन नहीं लेंगे, अप्लाइड फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस या फिर अलोंग द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो टेंजेंशियल रहेगा फोर्स कंपोनेंट, उसी फोर्स के बराबर होगा कौन सा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो कि 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बताओ तो, और ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा है, एक्शन कितना है, 0 है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, पहले तो फ्रिक्शन फोर्स निकालो, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो कंपोनेंट लेंगे हम लोग, इधर कितना आ जाएगा, तो 50 cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 कितना होता है, So हाफ 1 होता है by ना, 2. तो 50 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, 20 के बराबर होगा। कोई दिमाग नहीं लगाना है, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा क्या होगा, 20 के बराबर होगा। और कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं निकालेंगे, इसका मास नहीं दिया हुआ तो, ठीक है। और इधर के जो फोर्स लगेगा जो छोड़ दो, सिंपल फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, 25 न्यूटन के बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। So contact force के लिए सर मास चाहिए ना, ये हाँ, ब्लॉक का. इसलिए तो बोला कि छोड़ दो, हाँ ब्लॉक का मास चाहिए होगा, तभी आप नॉर्मल डायरेक्शन निकाल पाओगे, कितना नॉर्मल होगा। ठीक है, सपोज करके मान ले कि यहाँ पे आपके पास 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का, अभी रहने दो इसलिए क्योंकि अभी पूरा पता नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो अभी ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर, मान लो कि 10 kg का ब्लॉक है, सोचो इधर कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, ऊपर कितना Yes, लग रहा sir. होगा, Sir ऊपर कितना लग रहा होगा, 25√3. ये लग रहा होगा, ये 25√3. 50, इसका कंपोनेंट होगा 50 cos √3/2 प्लस एक और फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि नॉर्मल प्लस 50√3/2 कितना होगा, 100 न्यूटन। यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। अब जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ना, उस समय फ्रिक्शन फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जितना भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा सब में फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालो तो जरा कितना होगा, ये है 5 kg का ब्लॉक है, ये कितना है, 2 kg का ब्लॉक है, और एक्सेलरेशन अभी भी नहीं है, इसमें कितना है, 0 है। बताओ तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन कितना होगा। So friction सर 20. 2G। कितना होगा, सिंपल 20. 20 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन कितना है, 20 न्यूटन के बराबर है। नीचे फोर्स लग रहा था 20, ठीक है, टेंशन कितना होगा, 20 न्यूटन के बराबर। यहाँ पे जो टेंशन होगा सेम ही होगा, 20 न्यूटन। अगर ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, P इक्वल टू Fs के बराबर, जो कि कितना होगा, 20 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये तो पहला केस हुआ जब हमारा कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा हो। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, जस्ट नहीं लिखेंगे कुछ बोली, बोलो बोलो बोलो, बहुत देर बाद बोली तो सर, सुन के जाएंगे। -20 न्यूटन नहीं लिखेंगे। मैं हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। आप डायरेक्शन के बारे में आप क्या बताऊं मैं तुमको, कि अगर स्पेसिफाई करना हो, मतलब कोई इक्वेशन लिखना हो, हम क्या करते हैं ना कि एफएस इधर दिखा देते हैं, एफएस इधर लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अगर एफएस इक्वल टू 20 लिखे हो आप, एफएस किधर लगेगा, आपने डायरेक्शन दिखा रखा है ना एग्जाम में, क्वेश्चन में दिखा रखा है, तो 20 लिखे मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, 20 और डायरेक्शन आपने क्या कर रखा है, क्वेश्चन में शो कर रखा है। अगर मान लो कि इस पे पूछता कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलते, इस पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, टी लग रहा है और
एफ लग रहा है, नेट फोर्स यही हो गया। अगर इस तरह से लिखना होगा तो आपको क्या लिखना पड़ता, माइनस एफ एस। अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो -20 लिखोगे, लेकिन डायरेक्शन के जगह कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डायरेक्शन हम क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी दिखा रखे क्वेश्चन में, ठीक है, डायग्राम में दिखा रखे हैं कि डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताओगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन लिखना होगा या कुछ करना होगा तब आप डायरेक्शन अपने आप समझ लोगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब भी पूछेंगे तो हम अब बस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वेक्टर से बहुत आगे बढ़ गए हम लोग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपने आप समझ जाएंगे डायरेक्शन किधर है इसका। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, तो मान लो कि सपोज जस्ट स्टार्ट किया है ब्लॉक हमारा मूव करना, ठीक है। ठीक है, ब्लॉक क्या क्या है, जस्ट स्टार्ट टू मूव, ठीक है। यानी जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन या फिर पैरेलल डायरेक्शन ऑफ, वो क्या है, ये जो ब्लॉक है ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है, जस्ट मूव करने वाला है, ठीक है। एक मिनट, जब मूव करना होगा, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है। टाइम हो गया क्या जी, टाइम हो गया क्या, 15-20 मिनट है। बाकी है ना, सर ठीक अभी है, बहुत। ओके ओके। तो अगर जस्ट स्टार्ट टू मूव, इस केस में आपको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये तो पता है, स्टार्टिंग में देख के आते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स हो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा F इक्वल टू किसका हो जाएगा, FL के बराबर। इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन के बराबर। यहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू हमारा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ये डिपेंड करता है सरफेस टू सरफेस, ठीक है। जैसे जैसा सरफेस रहेगा, मान लो कि ज्यादा रफ सरफेस है तो म्यू का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, म्यू का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर कम सरफेस है, स्मूथ सरफेस, तो म्यू का वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर म्यू जीरो है मतलब क्या होगा, कंप्लीटली स्मूथ सरफेस है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और डिपेंड करेगा ये सरफेस पे। और एन क्या हो गया, एन है नॉर्मल रिएक्शन, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो बोलते हैं आप फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन। बेसिकली क्या है ये फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। ये कब लगता है, तो जब ब्लॉक हमारा क्या होगा, जस्ट मूव करना स्टार्ट किया हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एकदम भूलेंगे नहीं, ठीक है। एक स्पेशल केस है जब F इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू इंटू एन के बराबर। इसको म्यूएस भी लिखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो। अगर सिंपल म्यू दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, म्यूएस दिया हो तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, नहीं मेंशन रहेगा तो निकालने का तरीका क्वेश्चन में दिया रहेगा, कहीं ना कहीं से ऐसा डाटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में आप निकाल पाओगे म्यूएस की वैल्यू। इन जनरल आप क्या रहेगा, मेंशन रहेगा म्यूएस की वैल्यू, ठीक है। तो आप आराम से लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हो। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब ब्लॉक क्या हो, जस्ट मूव करना स्टार्ट किया हो, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या होगा बेसिकली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जैसे इस केस में बोलेंगे हम लोग, इस केस में वो पूछेंगे कितना वैल्यू होगा फ्रिक्शन का, तो क्या होगा, सपोज दैट एंगल थीटा पर लग रहा हो, सपोज एंगल थीटा पर लग रहा हो, तो एक क्या हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अगर इसका एफबीडी बनाओगे, ठीक है,
एफबीडी बनाओगे तो आगे की ओर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, आगे की ओर फोर्स लग रहा होगा एफ कॉस थीटा, पीछे की ओर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, जस्ट क्या करना है, स्लिप करना स्टार्ट करना है इसको। नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, जो भी ब्लॉक का मास होगा mg, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन प्लस इसका जो कंपोनेंट होगा f साइन थीटा। अगर क्या है f कॉस थीटा जस्ट इसको मूव कर रहा है, इस केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इसके बराबर हो जाएगा f कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे तो म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। जहां से अगर एन देखोगे तो एन कितना हो जाएगा, अगर इक्वेशन बैलेंस करते हो यहाँ से तो एन आर प्लस एफ साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, एन आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एम साइन थीटा। यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा पुट कर दो उसकी वैल्यू, म्यू इंटू एन आर, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा क्या आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो जब भी आपसे पूछे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन नहीं बोलना है, म्यू इंटू एन क्या है, स्पेशल केस है जब ब्लॉक क्या कर रहा हो, जस्ट मूव कर रहा हो। यानी आप मान लो एक ब्लॉक को पुश करना शुरू किए हो, धीरे धीरे फोर्स अगर इंक्रीज करते जा रहे हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही आपने ज्यादा फोर्स लगाओगे ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। जब मूव करने लगेगा तब क्या होगा, केस 3, जब दो ब्लॉक क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। जब क्या हो, there is relative motion between two surfaces। अगर दो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो उसको लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, एफ के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। जहाँ पे म्यू को क्या बोलेंगे, तो जब म्यू एस था तो उसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे थे, यहाँ जो म्यू होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगेन एन तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो जब ब्लॉक मान लो कि आपको रखा हुआ है सिंपली, तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। और धीरे धीरे जब फोर्स बढ़ाते जाओगे एक लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंचेगा, उसके बाद ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। और इन जनरल जो होता है, जनरल जो म्यू के होता है वो क्या होता है, लेस देन म्यू एस। इन जनरल म्यू के इज लेस देन म्यू एस। सेम सरफेस के लिए म्यू के क्या होगा, लेस देन म्यू एस होगा। स्लाइटली लेस देन क्या होता है, म्यू एस होता है। अगर आपको कहीं मेंशन नहीं हो, मान लो कि ऐसा सरफेस दिया हुआ हो और सिर्फ आपको म्यू दिया हुआ है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, सिर्फ म्यू दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या समझ के चलोगे कि म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू सब क्या है, सेम है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ म्यू दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर और कुछ मेंशन नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो कई बार अलग अलग ना देख के क्वेश्चन में सेम ही दे देगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ दिया हो, आप क्या करोगे, मेंशन करके चलोगे दोनों क्या है, सेम है, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। यस। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं ना, पक्का लॉक कर दिया जाए। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन होता क्या है? कौन सा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ, ये भी जैसे कि ये भी क्यों बताता हूँ, ये चीज भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है। इधर देखो, जैसे बता रहे थे ऊपर में, अब आदमी क्या किया ना, अलग अलग सरफेस के लिए फ्रिक्शन फोर्स निकालना शुरू किया। अलग अलग सरफेस के लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है
और निकालना शुरू किया। तो वो देख एक सरफेस लिया इस तरह से कुछ, अब इसको क्या किया, पुश करना शुरू किया, पुश करना शुरू किया, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, उसके बाद ब्लॉक क्या किया, चलना शुरू किया। उस मैक्सिमम वैल्यू को उसने नोट किया, वो देखा कि क्या है, सपोज दैट 1 kg का मास लिया, 1 kg का मास लिया। अब फोर्स बढ़ाते गया, कुछ फोर्स पे क्या किया, सपोज दैट पहला जो फोर्स हुआ अप्लाइड फोर्स, F1 फोर्स पे क्या किया, मूव करना शुरू किया। अब क्या किया, और इसका मास बढ़ा दिया 2 kg। अब देखा कि जो अप्लाइड फोर्स है इसको मूव कराने के लिए अब ज्यादा रिक्वायर्ड है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको सेम सरफेस है, सरफेसेस क्या है, सेम है, लेकिन अब कुछ अप्लाइड फोर्स है, इसको ब्लॉक को मूव कराने के लिए ज्यादा चाहिए। तो यहाँ से समझ में आया कि जैसे जैसे मास बढ़ाते गया 2 kg 3 kg 3 kg से 5 kg, जैसे जैसे फोर्स इसको बढ़ाता, सॉरी मास बढ़ाता गया, जो अप्लाइड फोर्स आता गया वो क्या आता गया, बढ़ता गया। अप्लाइड फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता गया। ठीक है, कितना मास बढ़ाते गए, उसी प्रोपोर्शन में जो अप्लाइड फोर्स आया बढ़ता गया ब्लॉक को मूव कराने के लिए। इसका मतलब समझ में आया लोगों को कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन है। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ते जा रहा है, उस तरह से जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल, सारा चीज एक्सपेरिमेंट से ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, कि सपोज दैट कि अलग अलग सरफेस लिया, अब मास लिया 2 kg का ही। ठीक है, यहाँ भी 2 kg का मास लिया, यहाँ भी 2 kg का मास लिया। ठीक है, अब सरफेस क्या किया उसने, चेंज कर दिया। अब तो नॉर्मल तो क्या है, सेम है, नॉर्मल सेम होने के बावजूद भी जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था क्या आ रहा था, अलग अलग सरफेस के लिए अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही थी अलग अलग आ रही थी। यहाँ से उन लोगों ने कंक्लूड किया इन दोनों के बीच में कुछ और बात है जिसपे फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, यार जो एफएल होगा दो चीज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक तो कुछ म्यू है जो कि डिपेंड कर रहा है सरफेसेस के बीच में, उसको हम लोग नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि कोई भी चीज अगर प्रोपोर्शनल टू समथिंग है, यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है, उसको बोला इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि सेम सरफेस के लिए ये जो म्यू की वैल्यू आ रही थी सेम आ रही थी। अगर ये ब्लॉक का मास आप इंक्रीज करते जाओगे, जो फ्रिक्शन फोर्स है, मान लो कि फर्स्ट केस में मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन था। ठीक है, जब अप्लाइड फोर्स था आपका, सॉलिड मास मान लो कि आपको 1 kg था। ठीक है, जब मास आपने 2 kg कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। मास आपने मान लो कि 3 kg कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 3 न्यूटन हो गया। यहाँ से पता चला कि अरे मतलब अगर सरफेस सेम है तो डायरेक्टली रिलेशन है कुछ, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है। लेकिन जब सरफेस चेंज किया, अगेन क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स चेंज होने लगा। तो वहां से एक्सपेरिमेंट करके 100 1000 10,000 एक्सपेरिमेंट करके ये चीज उन्होंने निकाला कि जो फ्रिक्शन फोर्स है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नॉर्मल पे, और एक चीज है जिसको बोल रहे हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये चीज को डिराइव किया। अब सरफेस के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, एक चीज क्या होता है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है। आज भी अगर कोई दो सरफेस नया सरफेस आ जाएगा, उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप निकाल नहीं पाएंगे जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। उस पर फोर्स लगाओ, ठीक, उसमें एक्सेशन मेजर करो, एक्सेलरेशन आप मेजर करो। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, एक्सेशन मेजर करो, उससे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको निकलेगा। इसीलिए इन जनरल क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेंशन रहेगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नहीं। अंशिका, अंशिका, नो सर। पक्का ना? बाद में उधर कहोगे सब चीज समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से सर पर कहाँ जितना थे? भी बाकी टॉपिक रहता है सब में जो कांस्टेंट रहता है वो तो हमेशा सारा केस में सेम रहता है।
इसमें अलग क्यों रखते हैं मतलब सर? जैसे मुझे तो ग्रेविटेशनल समझ कांस्टेंट रहा या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट रहा, ये सब जो हम लोग लगाते हैं सबका वैल्यू तो फिक्स रहता है, तो फिर जो फ्रिक्शन का कांस्टेंट है इसका वैल्यू बदलते क्यों रखना पड़ता है? कुछ और फॉर्मूला भी तो इसका डिराइव क्योंकि कर ही सकता था। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन तुम करके लाना नेक्स्ट क्लास में ड्राइव, तो फिर हम लोग फ्रिक्शन का कुछ नया नाम दे देंगे, देवांशु फोर्स। ठीक है, जैसे न्यूटन फोर्स होता है ना, न्यूटन के नाम पे देवांशु फोर्स दे देंगे। डिपेंड करता है ना, वहां पे अलग चीज है, कॉन्सेप्ट वहां पे अलग है। वहां पे जो कांस्टेंट आया वैसे नहीं आया कि मतलब एक दिन में आ गया कांस्टेंट, जी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट आ गया हो, ऐसा नहीं आया। प्लैंक कांस्टेंट एक दिन में नहीं आ गया, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करता गया। लोग तो पहले मान के चलते कि वेरिएबल कुछ आएगा। ठीक है, लोगों ने देखा क्या कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो लोगों ने क्या देखा कि अलग अलग मास को आप चेंज करते रहो, जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट की कोई वैल्यू आए, वो एक क्या है, फिक्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी जो फोर्स लग रहा हो, थोड़ा बहुत तो पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स आ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दे दिया उन लोगों ने। पहले माना कि सपोज कोई कांस्टेंट होगा k। ठीक है, अब जब मान लो कि m1 को डबल कर दिया गया, m2 को डबल कर दिया गया, ठीक है, तो क्या हुआ, फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। k पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसके बीच में अलग मीडियम ले आया, तब भी डिपेंड नहीं कर रहा था। इसमें पानी भर दिया, मरकरी भर दिया, कुछ और भर दिया, एम्प्टी कर दिया, फिर स्पेस में ले चल गए, कुछ भी कर रहे थे, तो जो फोर्स आ रहा था दोनों के बीच में, अगर आप यहाँ पे भी m1 को डबल कर दो तो फोर्स क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। m1 m2 दोनों को डबल कर दो तो फोर्स क्या हो रहा था, 4 टाइम्स हो रहा था। सेपरेशन घटाओ, उस तरह से फोर्स क्या हो रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था। इनके बीच में कुछ भी पुट कर दो, उससे कोई फर्क इनको, कोई भी मीडियम पुट कर दो, उससे फर्क इनको नहीं पड़ रहा। तो वहां से पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, कांस्टेंट ही हो रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट आया वहां से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किए, तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस टू सरफेस क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ, अगर नहीं चेंज करता तो यहाँ भी म्यू कांस्टेंट आ जाता, कुछ वैल्यू आ जाती है 9.83 समथिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, सरफेस टू सरफेस क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो अलग मानेंगे, कोई दिक्कत? नहीं कुछ अगर सर। तुम ऐसा ऐसा वैल्यू ले आओ म्यू का, जो सारे सरफेस के लिए अगर सेम हो जाए, इससे अच्छा बात तो कुछ होगा ही नहीं। और कोई भी एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बोल के चले गए वही सही है, हो सकता है इसमें कुछ नया चीज हो जो लोगों को पता नहीं हो। पहले लोग अर्थ को क्या मानते थे, फ्लैट मानते थे, अर्थ को फ्लैट मानते थे, और लोगों को मानते लगता था थे। कि यही, पहले लोग मानते थे कि अर्थ रेस्ट में है, सन मूव कर रहा है, बहुत सारे पहले मिसकंसेप्शन थे। ऐसा नहीं है कि अभी जो हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं सब सही हो। फिलोसफिकल बातें हैं कि मतलब अभी जो हम लोग, हो सकता है कि ऐसा ना कुछ हो, कुछ अलग चीज हो। बट अभी जितना एक्सपेरिमेंट से, जितना कुछ ज्ञान से आया है, अपना दिमाग तो बहुत छोटा है। तुम लोग हो सकता है किसी का बहुत बड़ा हो, तो तुम लोग अगर चेंज कर दोगे उसको, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ कर दोगे, किसी लॉ के थ्रू उसको वेरीफाई कर दोगे, तो तुम्हारा थ्योरी आ जाएगा नया। जब तक नहीं आता, जब तक लोगों ने दे रखा उसी को पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो फिलोसफी में ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, जो किताब में लिखा वही मैं पढ़ता हूँ, वही तुम लोग को बताता हूँ। कोई मेरा थ्योरी थोड़ी ना है, ना मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि अपना थ्योरी ला पाऊँ। तुम में से हो सकता है कोई, हम लोग तो ना कर पाए, हो सकता है तुम लोग कोई नया थ्योरी जनरेट कर पाओ इस चीज से लेके। बहुत सारा चीज है, मैं भी जो अभी जब पढ़ रहा हूँ हो सकता है कम्प्लीटली गलत हो। जैसे जब बोर मॉडल पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो वहां भी उससे पहले कितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उससे बोर का एक्सपेरिमेंट, उसमें से कितनी सारी कमियां थी। धीरे धीरे क्या हुआ, चीजें इंप्रूव होती गई। जो न्यूक्लियस का ही कॉन्सेप्ट है, उससे पहले कितना गलत था। ठीक है, रदरफोर्ड आके बताया था ना न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले, सर थॉमसन। थॉमसन, सॉरी, जी थॉमसन। जो हो गया। रदरफोर्ड क्या बताया था, उतना नहीं पता केमिस्ट्री में भी। सर उन्हें बताया था बस अल्फा पार्टिकल का। इलेक्ट्रॉन के बारे, इलेक्ट्रॉन और ये तो सेंटर में रहता है न्यूक्लियस वो। रदरफोर्ड ही तो गोल्डन प्लेट पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, इधर से यस सर, यस सर। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग अल्फा किया था। पार्टिकल। तो उसने उसने बताया था कि न्यूक्लियस का मोस्ट जो पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, वहां पे कुछ भी नहीं है।
उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उससे पहले हम लोग क्या मान के चलते थे कि ये जो न्यूक्लियस है पूरा कॉम्पैक्ट पार्ट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो भी है सब इसमें क्या है वॉल्यूम में पूरा वाटरमेलन। फिक्स है। हाँ, वाटरमेलन की तरह क्या है पूरा फिक्स है। बाद में पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा स्पेस एम्प्टी है न्यूक्लियस के, और अंदर एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो बहुत छोटा होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वहां पे सारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है। हो सकता है कि वो भी गलत हो, कुछ और कॉन्सेप्ट हो, लेकिन अभी तक अपने को यही पता है। किसने देखा है, किसने जाना है, जो लोगों ने बोला है अपने मान के चल रहे हैं। तो ये चीज भी इस तरह से आप मान के चलोगे, अपने को रिसर्च नहीं करना है, IIT क्वेश्चन बनाना है बहुत, तो उसके लिए कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, छोटा सा दिमाग से हो जाता है सब कुछ, बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए आइंस्टाइन और न्यूटन वाला। अच्छा सर, एक जनरल डाउट था हाँ बताओ। सर, जैसे 11 में से इतने सारे टॉपिक्स है और टफ लग रहा है सर, 12 में चलो भी आज ऐसे तो ही है? पढ़ाई तो नहीं करेंगे अब हाँ चलो, आप किसी को डाउट है तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं, पढ़ाई तो हम नहीं करेंगे ज्ञान के बाद। कितना टाइम बचा हुआ है? ज्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ ना? हो गया नहीं सर। हो गया पूरा हो। हाँ तो ठीक है, अभी तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसिडर करेंगे इससे आगे की चीजें, इसको न्यूमेरिकल भी करेंगे, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।